हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपने इंग्लिश का तीसरा वीडियो देख लिया होगा। ये उसी सीरीज का चौथा वीडियो है। इसमें भी हम 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप लोग क्वेश्चन बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। वीडियो को पूरा देखा करिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा करिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी वीडियो हो, कोई भी लेक्चर हो, तभी समझ में आएगा जब आप पूरा देखेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि टॉपिक वाइज कराने के लिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टॉपिक वाइज आपको थियरी इंग्लिश की पढ़ा दूं, लेकिन फिलहाल अभी मैं इस वीडियो में क्वेश्चन लेकर ही आया हूं। तो चलिए अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर। हमें नीचे दिया हुआ सेंटेंस है, 3-4 सेंटेंस दिए हुए हैं, उसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है और अपना आंसर बताना है। तो इसके लिए आपको चारों सेंटेंस पढ़ने होंगे। ये हो सकता है कि कहानी के फॉर्म में हो, कहानी की फॉर्मेट हो, एक स्टोरी हो, या फिर टेंस वाइज हो सकता है, या किसी भी तरीके का सेंटेंस इसमें दे सकता है। तो पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा कि किस तरीके का सेंटेंस दिया हुआ है। पहला कह रहा है, द लिटिल बॉय वाज क्राइंग। छोटा बच्चा रो रहा था। ही हैड लॉस्ट हिज वे इन द मार्केट। वो अपना रास्ता मार्केट में भूल गया था। अ काइंड स्ट्रेंजर ऑफर्ड टू हेल्प हिम। एक अनजान व्यक्ति ने उसे हेल्प ऑफर की, मदद के लिए। ही टूक हिम टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। वो उसे कहाँ ले गया? नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे ले गया। ये एक तरीके की कहानी का फॉर्मेट दे रहा है आपको, उसको आपको सही सीक्वेंस में लगाना है। तो पहला कहा है कि एक बच्चा रो रहा था। दूसरा कह रहा है कि वो मार्केट में खो गया था। तीसरा कह रहा है कि एक स्ट्रेंजर ने उसे हेल्प ऑफर किया। और चौथा कह रहा है कि स्ट्रेंजर उसे पुलिस स्टेशन ले गया। तो मेरे हिसाब से ये सीक्वेंस जैसा दिया है वैसे का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। क्योंकि बच्चा रो रहा था। क्यों रो रहा था? वो रास्ता भूल गया था मार्केट में। उसके बाद उसे एक स्ट्रेंजर मिला जिसने हेल्प ऑफर किया, और उसके बाद वो स्ट्रेंजर उसे पुलिस स्टेशन ले गया। तो हमारा ऑप्शन होगा PQRS। हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ही दिया हुआ है PQRS, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है, फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के नाम से। इस टेस्ट की प्राइस हमने सिर्फ 99 रुपीज़ रखी है। प्राइस हमने बहुत कम रखा है, जिस हिसाब से हम इसमें कंटेंट दे रहे हैं। आपको टोटल 10 टेस्ट मिलेंगे। 10 टेस्ट के आपके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, और टेस्ट जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसे खरीद सकते हैं। तो आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से, दोनों लोग खरीद सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। पूरी तरीके से प्रॉपर शेड्यूल से टेस्ट होगा। टेस्ट एकदम एग्जैक्ट यूपी सीनेट के सिलेबस पर और पैटर्न पर बेस्ड होगा। बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं रखे हैं हम लोगों ने टेस्ट में, ना ही बहुत ज़्यादा लो लेवल के रखे हैं। जिस तरीके का क्वेश्चन आता है ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन हमने उसमें रखा हुआ है। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि सारे टेस्ट के प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। टेस्ट की प्राइस मैंने पहले बता दिया, 99 रुपीज़ है। 10 टेस्ट हैं। एक टेस्ट में 200 क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन का मतलब आपको टोटल 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। 99 रुपीज़ में 2000 क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो आपके लिए टेस्ट बहुत बेहतरीन होने वाला है। मैं कहूँगा कि आप जरूर टेस्ट को खरीदिए। इससे आपका यूपी सीनेट का स्कोर बहुत बेहतरीन हो सकता है। अगर आप टेस्ट बाय करना चाहते हैं और ज़्यादा जानकारी इस पर और चाहिए आपको, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ से आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। हमें आर्टिकल भरना है। पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर आर्टिकल की बात करें तो हम ए, एन और द के बारे में सोचेंगे कि इसमें से कौन सा भरा जाएगा। तो हम देख लेते हैं। कह रहा, ही अडॉप्टेड यूनिक अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मैंने बताया था ए और एन का यूज सबसे पहले वीडियो में ही। इस तरीके का एक क्वेश्चन उसमें दिया हुआ था, मैंने उसमें बताया हुआ था। तो मैंने आपको बता रखा है कि ए वहां पर यूज होता है जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड आता है, और एन वहां पर यूज होता है जहां पर वॉवेल साउंड आता है। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट और वॉवेल की बात नहीं किया गया था, साउंड की बात किया गया था। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था यूनिवर्सिटी का। यहाँ पर दिया हुआ है यूनिक। यूनिक के पहले हमें आर्टिकल लगाना है, तो या तो ए भरेंगे या फिर एन भरेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वॉवेल है, यू वॉवेल है,
तो देखने से लग रहा है कि हमें एन भरना है। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पर एन नहीं भरा जाएगा, ए भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम हिंदी में अगर यूनिक को लिखें तो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे यूनिक। मैंने कहा था साउंड वावेल का आना चाहिए। यू में कहीं पर भी साउंड वावेल का नहीं आ रहा है, यू पूरा अलग हो जा रहा है और लिखने में भी देखिए ये इस तरीके से हिंदी में दिखता है। इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे, एन का यूज करने के बजाय ए का यूज करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन होगा, यहाँ पर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द प्रीकैरियस। कह रहा है कि प्रीकैरियस का अपोजिट हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि या तो प्रीकैरियस की मीनिंग आनी चाहिए या फिर जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनकी मीनिंग आपको आनी चाहिए। तो प्रीकैरियस का मतलब होता है रिस्क, खतरा, खतरा लेने वाला या खतरा कह सकते हैं आप, रिस्क हो सकता है। तो इसमें से हमें उसका अपोजिट खोजना है, मतलब जो खतरे से अलग मीनिंग देगा हम उसे लगाएंगे। तो पहला दिया हुआ है डेंजरस। डेंजरस का मतलब भी खतरा होता है, रिस्की का मतलब भी खतरा होता है, सेफ उसका अपोजिट है, अनस्टेबल। अनस्टेबल इससे यहाँ पर ज़्यादा रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये खतरे से ही मिलता जुलता होगा। सेफ दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो सेफ होगा। क्यों? क्योंकि हमें अपोजिट बताना था और प्रीकैरियस का मतलब रिस्क होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द कैट सैट अंडर द टेबल। कह रहा है कि कैट सैट अंडर द टेबल मतलब बिल्ली टेबल के नीचे बैठी हुई। तो पूछ रहा है कि जो अंडर है इसको अंडरलाइन किया हुआ है, पूछ रहा है ये नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है या फिर वर्ब। तो वर्ब हो नहीं सकता, हमें इसे हटाना पड़ेगा। नाउन हो नहीं सकता, हमें इसे भी हटाना पड़ेगा। एडजेक्टिव आपको पता है ये नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी बताता है, नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। तो ये भी नहीं हो सकता, एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि कैट की कोई क्वालिटी अंडर नहीं बता रहा है, वो बता रहा है कि अंडर नीचे टेबल के नीचे बैठी है। तो ये हमारा प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन होगा। अंडर, अंडर, इन, एट, इस तरीके के जहां पर भी आते हैं हम उन्हें प्रीपोजिशन में रखते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कह रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। हमें अगर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है तो इसके लिए मैंने सबसे पहला सोल्यूशन आपको बताया है कि जो भी लिखा है उसकी करेक्ट मीनिंग आप लिख लीजिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि आपको करेक्ट स्पेलिंग उसकी बगल में लिख लेनी है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं वर्ड को देख के उनको जैसे समझ में आ जाता है कि ये गलत दिख रहा है, क्योंकि वो बार बार वो पढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उसको देखे रहते हैं। पर हिंदी मीडियम वाले उसे नहीं देखे रहते हैं, इसलिए आपको ये लिखना है। इसका करेक्ट जो इसका करेक्ट स्पेलिंग होगा आपको लिखना है। तो ये लिखा हुआ है परसिस्टेंस। तो परसिस्टेंस की करेक्ट स्पेलिंग सबसे पहले हमें लिखनी होगी। परसिस्टेंस की करेक्ट स्पेलिंग होती है PERSISTENCE, PERSISTENCE, ये हमारी परसिस्टेंस की करेक्ट स्पेलिंग है। अब हम ऑप्शन में खोजते हैं कि कहाँ दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है PERSISTENCE दिया हुआ है, लेकिन ई होना चाहिए था यहाँ पे। दूसरा दिया हुआ है PERSISTENC, ये पूरा मैच कर रहा है। तीसरा कह रहा है PERSISS, यहाँ पर गलत हो गया। चौथा कह रहा है PERSESTANCE, यहाँ पर आई नहीं लगाया है, ई लगाया हुआ है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। जब भी स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चन आएंगे तो आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। अगर स्पेलिंग नहीं आ रही होगी तो आप तुक्के में लगाकर आएंगे और वो सही नहीं होता है। तुक्के में हमेशा ही गलत लगता है, वो दिखने में आपको सब एक जैसा दिखेगा, इसलिए कंफ्यूजन में रहते हैं और इधर उधर से देख के कि हाँ ये सही लग रहा है ऐसे ही लगा के चले आते हैं। इसलिए आप इंग्लिश के पैराग्राफ्स पढ़िए, इंग्लिश की बुक्स पढ़िए, उससे आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और समझ में आने लगेगा। देख के ही आपको समझ में आने लगेगा कि ये सही दिख रहा है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमें चूज करना है।
पहला कह रहा है आई विश आई वाज टॉलर। इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। आई विश आई वाज टॉलर, आई के साथ हमेशा वर लगता है, WERE वर लगता है, वाज नहीं लगता है। वाज ही और सी के साथ लगता है। तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब गलत यूज किया हुआ है। उसने लगाया हुआ है आई विश आई वाज टॉलर, तो यहाँ होना चाहिए था आई वर टॉलर। में दिया हुआ है आई विश आई एम टॉलर। मतलब सेंटेंस का एक मतलब है यहाँ पर, सेंटेंस का मतलब कह रहा है कि काश मैं लंबा होता। तो जो दूसरा ऑप्शन है कह रहा है आई विश आई एम टॉलर, यहाँ पर कह रहा आई एम टॉलर, मैं टॉलर हूं। ये यहाँ पर गलत कर रहा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या कर रहा है, मैं टॉलर हूं। वो एक विश कर रहा है, एक इच्छा जाहिर कर रहा है कि काश वो लंबा होता। यहाँ पर ये बता रहा है कि आई एम टॉलर, मैं टॉलर हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कह रहा है काश मैं लंबा होता, वो यहाँ बता रहा है कि मैं लंबा हूं, इसलिए ये गलत है। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है आई विश आई वर टॉलर, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर आई विश आई वर टॉलर, अभी अभी मैंने बताया कि आई के साथ वर का यूज होता है अगर पास्ट टेंस की बात कर रहा है तो। अगर प्रेजेंट टेंस की बात करता है तो आई एम लगता है, और पास्ट टेंस की बात करता है तो आई वर लगता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। लास्ट में दिया हुआ है आई विश आई विल बी टॉलर, काश मैं लंबा होता होगा, मतलब ये फ्यूचर में ले जा रहा है और एक तरीके से गलत ग्रामेटिकल मीनिंग गलत दे रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है, यहाँ पर आई के साथ वर लगना चाहिए था लेकिन उसने वाज लगाया। दूसरे सेंटेंस में उसने वो बता रहा है कि मैं लंबा हूं, जबकि आगे दिया हुआ आई विश काश, काश मैं लंबा हूं। इसकी की पूरी मीनिंग ही बदल जा रही है सेंटेंस की। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। कैसा, प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ, मतलब एक तरीके से स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर किसका सही है वो पूछ रहा है। हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। यहां पर गलती उसने क्या किया है, नाइदर लगाया है, NEITHER। आपको अब हमेशा याद रख लेना है, नाइदर जहां भी लगा होगा ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन उसने क्या किया है, आर लगाया है और उसके साथ स्टूडेंट्स लगाया हुआ है। मतलब सिंगुलर बताने के बाद वो प्लूरल की कोशिश कर रहा है बताने की। जब नाइदर लग जाता है तो ऑटोमेटिक ही समझ लिया जाता है कि सारे बच्चों की बात हो रही है, उसमें सेंटेंस में फिर प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर ये मिस्टेक, यहाँ पर इज होना चाहिए था। दूसरा सेंटेंस कह रहा है माई फ्रेंड एंड कलीग इज अराइविंग सून, माई फ्रेंड एंड कलीग इज अराइविंग सून। दो लोगों की बात कर रहा है। ऐसा सेंटेंस आप ग्रामर में पढ़ेंगे तो जब दो लोगों की बात कर रहा है और बता रहा है कि कुछ कर रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, कोई काम दो लोग मिलके परफॉर्म कर रहे हैं, एंड के साथ दो लोगों की बात जब करता है तो उसके साथ इज का यूज होता है, आर का यूज नहीं होता। इंग्लिश कहता है कि दो लोगों को हम प्लूरल मानते हैं, एक से ज्यादा हुए तो हम प्लूरल मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इज लगाया हुआ है। ये सही है सेंटेंस। क्यों इज लगाया है, क्योंकि दो लोगों के काम को एक साथ एंड के साथ जोड़ के लिख रहा है। तो ऐसे केस में हम उसको सिंगुलर मानते हैं और हम इज का यूज करते हैं या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तीसरे ऑप्शन में देख लेते हैं क्या गलती है। कह रहा द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट हैव इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव इंक्रीज्ड। यहां पर हैव के बजाय हैज होना चाहिए था, मतलब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैज इंक्रीज होना चाहिए था, उसने हैव लगा रखा है। शायद इस सेंटेंस को मैंने कहीं और किसी क्वेश्चन में रखा हुआ था, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन में जब एक बार समझा रहा था, दूसरे वीडियो में या पहले वीडियो में होगा, कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के साथ हैज क्यों लगेगा, इसे सिंगुलर हम क्यों मानते हैं। लास्ट ऑप्शन कह रहा है वन ऑफ द बॉयज वर एब्सेंट। ये तो सीधा सीधा गलत दिख रहा है। वन ऑफ द बॉयज
वर एब्सेंट। यहाँ पर वन ऑफ द बॉयज लिखा हुआ है और वर लगाया हुआ है एब्सेंट, तो ये पूरी तरीके से गलत है। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो आया है बी आया है, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा वो मैंने बता दिया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द करेक्टली यूज्ड इडियम। हमसे कह रहा है कि इन 4 सेंटेंस में करेक्ट इडियम कहां पर यूज हुआ है वो बताना है। तो हम ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। कह रहा है सी मेड द केक बाय स्क्रैच। दूसरा कह रहा है सी मेड द केक फ्रॉम स्क्रैच। तीसरा कह रहा है सी मेड द केक विद स्क्रैच। और चौथा कह रहा है सी मेड द केक इन स्क्रैच। तो यहां पर एक गलती हुई है, इडियम नहीं होना चाहिए था, यहां पर इडियम के बजाय फ्रेज होना चाहिए था। ये मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप जब भी देखें तो ये फ्रेज पढ़िएगा, इसको इडियम नहीं पढ़िएगा। इन चारों सेंटेंस में एक फ्रेज का यूज किया गया है, वो फ्रेज होता है फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि फ्रॉम बिगनिंग, वेरी बिगनिंग, मतलब एकदम शुरू से, कोई चीज एकदम शुरू से करना, कोई भी काम एकदम शुरुआत से करना। तो ये फ्रेज जो होता है ये फ्रॉम स्क्रैच होता है। अब इसी फ्रेज को पूछा है कि कहां पर सही से यूज हुआ है। तो पहले सेंटेंस में इसने बाय स्क्रैच लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। दूसरे में फ्रॉम स्क्रैच लिखा हुआ है, ये करेक्ट आंसर है। तीसरे में विद स्क्रैच लिखा हुआ है और चौथे में इन स्क्रैच लिखा हुआ है। सेंटेंस का अगर हम मतलब भी निकालें तो फ्रॉम स्क्रैच मतलब बिगनिंग से होगा। बाय स्क्रैच ये नहीं हो सकता है, विद स्क्रैच बिगनिंग के साथ कहाँ कोई मीनिंग ही नहीं मैच करेगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्वेश्चन में गलती थी एक, वो मैंने बता दिया है, ये इडियम नहीं होगा यहाँ पर, उसके बजाय आप इसको फ्रेज लिखेंगे। हमें फ्रेज बताना है, करेक्ट फ्रेज कौन सा यूज हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ऑब्स्टिनेट। हमें ऑब्स्टिनेट का करेक्ट सिनोनिम्स बताना है। तो सबसे पहले हम ऑब्स्टिनेट का मतलब समझेंगे कि ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है। अगर ऑब्स्टिनेट का मतलब आपको पता चल गया तो इसके सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची भी आप आराम से बता देंगे। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है कोई बदतमीज, जो बदतमीजी करता हो या अपने आप को बदलना ना चाहता हो, उसको हम कहते हैं ऑब्स्टिनेट। मतलब वो नॉट विलिंग टू चेंज, नॉट विलिंग टू चेंज कह सकते हैं आप, या फिर हिंदी में उसे कहते हैं बदतमीज। हिंदी में बदतमीज कहते हैं उसको। तो हम वर्ड मीनिंग खोज लेते हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। पहला कह रहा है स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब ही बदतमीज होता है। दूसरा कह रहा है फ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल हो यानी कि अपने आप को चेंज कर सकता है, तो ये तो नहीं हो सकता। एग्रीएबल, कोई चीज मान लेने वाला, ये भी एक तरीके से फ्लेक्सिबल की मीनिंग बता रहा है और इसका अपोजिट बता रहा है। पैसिव, पैसिव भी नहीं होगा। पैसिव भी बताता है कि कोई जो है बहुत स्लोली चेंज हो रहा है या फिर चेंज नहीं होना चाहता है। करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए होगा, स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है बदतमीज या जो अपने आप को बदलना ना चाहे, तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विद प्रॉपर प्रीपोजिशन। हमें पता क्या करना है, प्रीपोजिशन पता करना है। प्रीपोजिशन जैसे कि मैंने अभी पहले एक क्वेश्चन में भी बताया था, ऑन, एट, इन, अंडर, ये सारे ये प्रीपोजिशन होते हैं। हम अब देख लेते हैं कहां पर सही से इनका यूज किया गया है। कह रहा है ही इज इंटरेस्टेड ऑन रीडिंग बुक्स। कह रहा है ही इज इंटरेस्टेड ऑन रीडिंग बुक, तो यहां पर ऑन का यूज नहीं होगा। ही इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स हो सकता था लेकिन ऑन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। ही इज, दूसरा कह रहा है ही इज इंटरेस्टेड फॉर रीडिंग बुक्स। तीसरा कह रहा है ही इज इंटरेस्टेड एट रीडिंग बुक्स, ये भी पूरी तरीके से गलत है। चौथा कह रहा है ही इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स। हमें 2 ऑप्शन मिले हैं जो सही हो सकते हैं, हमें इसी में से निकालना होगा। पहला ऑप्शन पूरा गलत था, तीसरा ऑप्शन पूरा गलत था, बी वाला और डी वाला, इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। तो हमें देखना है कौन सा सही है, फॉर लगेगा या फिर इन लगेगा। कह रहा है ही इज इंटरेस्टेड फॉर रीडिंग बुक्स। अगर हम इसका मतलब निकालें तो कह रहा है कि वो किताबों को पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है। और लास्ट वाला कह रहा है ही इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, वो किताबों को पढ़ने में इंटरेस्टेड है।
तो ज्यादा सही जो है बी वाला दे रहा है, वो कह रहा है कि वो किताबों को पढ़ने में इंटरेस्टेड है, और बी वाला कह रहा है किताबों को पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है। ये सही तरीका नहीं है इस सेंटेंस को बताने का, तो बी ऑप्शन हमारा गलत होगा। सी डी ऑप्शन ज्यादा सटीक है उससे, कि वो किताबों को पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन कह रहा है चूज द एंटोनिम्स ऑफ ऑब्सक्योर। हमें ऑब्सक्योर का एंटोनिम्स बताना है, यानी कि ऑब्सक्योर का उल्टा बताना है। तो हमें चाहे उल्टा बताना हो या फिर उसकी मीनिंग बतानी हो, यानी कि सिनोनिम्स बताना हो, पर्यायवाची बताना हो, बात एक ही है, आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए कि ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, तभी आप इसका करेक्ट आंसर लगा पाएंगे। तो ऑब्सक्योर का मतलब जो होता है अनक्लियर होता है, अनक्लियर होता है, कोई चीज जो क्लियर ना हो। तो हमें इसका अपोजिट बताना है, मतलब अनक्लियर का अपोजिट बताना है। इन चारों में से हमें वो ऑप्शन चूज करना होगा जिसका मतलब क्लियर हो। पहला ऑप्शन ही पूरा क्लियर दिया हुआ है, तो ये सही हो सकता है। दूसरा कह रहा है वैग्यू, हिडन और एम्बिगुअस। वैग्यू का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि जो कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूजन रहता है, या फिर कोई जब कंफ्यूज रहता है तो उसे हम कहते हैं ये वैग्यू है। हिडन छुपा हुआ, यानी कि अनक्लियर है, कोई चीज क्लियर नहीं है तो वो छुपा ही हुआ ही है। और एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब भी कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर कोई चीज जो किसी को पता ना हो। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। हमें करेक्ट सेंटेंस पता करना है, चारों रीड करना पड़ेगा तभी हमें पता चलेगा उसने क्या पूछा हुआ है। तो आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स इज रॉन्ग। यहाँ पर आइदर और आर का एक साथ यूज किया गया है, यहीं पे गलतियां की गई हैं, हमें इसे क्यों बताना है। आइदर और आर, आइदर और आर को एक साथ यूज किया गया है। तो जब भी आइदर और आर एक साथ यूज होते हैं, आइदर और एक साथ यूज होते हैं, तो इसमें जो वर्ब लगती है या फिर हेल्पिंग वर्ब लगती है वो कैसे फॉलो होगी, कैसे किस तरीके से यूज करेंगे वही समझना है, उसी को गलत किया है यहाँ पर। हमने दिया हुआ है स्टूडेंट्स इज रॉन्ग। दूसरे में कह रहा है आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रॉन्ग, आइदर द टीचर और नॉर द स्टूडेंट इज रॉन्ग, आइदर द टीचर एंड द स्टूडेंट इज रॉन्ग। लास्ट के दो सेंटेंस ही गलत दिया है उसने, और ऊपर के दो सेंटेंस में इज और आर का डिफरेंस है, बस इतना ही डिफरेंस किया हुआ है। तो हमें देखना है कि आइदर और आर जब लगते हैं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इज लगेगा या फिर आर लगेगा। तो जब भी आइदर और आर लगता है तो जहां पर ये दोनों अपना खत्म करते हैं सेंटेंस, मतलब इन दोनों के बाद जो सब्जेक्ट आएगा हम उसको देख के अपना हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पहले में दिया हुआ है आइदर द टीचर और, यहाँ पर ये खत्म हो रहे हैं, आइदर और का दोनों का यूज यहाँ पर खत्म हो जा रहा है। उसके बाद आ रहा है द स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट है, इन दोनों के बाद आया है द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम इसको फॉलो करेंगे, द स्टूडेंट्स को फॉलो करेंगे और इसको देख के हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। प्लूरल करना है या फिर सिंगुलर करना है। तो यहाँ पर जो द स्टूडेंट्स है वो प्लूरल है, तो इसके साथ आर आना चाहिए था, इसके साथ आर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इज लगा रखा है। दूसरे ऑप्शन में इसी को आर कर दिया है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आइदर और आर एक साथ यूज हुआ है तो जहां पर आइदर और आर अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, मतलब आर के बाद वाला जो पहला सब्जेक्ट होगा हम उसको फॉलो करेंगे, आर के बाद वाला जो पहला सब्जेक्ट होगा उसको फॉलो करेंगे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज करने के लिए, सिंगुलर या प्लूरल का यूज करने के लिए, सिंगुलर या फिर प्लूरल का यूज करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ इमैकुलेट। इमैकुलेट की करेक्ट सिनोनिम्स हमें बतानी है। तो इमैकुलेट का मतलब होता है कोई चीज क्लीन होना, कोई चीज साफ सुथरी हो, उसे हम कहते हैं इमैकुलेट। पहला ऑप्शन दिया हुआ है डर्टी, दूसरा दिया हुआ है स्पॉटलेस, तीसरा दिया हुआ है इम्परफेक्ट, चौथा दिया हुआ है मेसी। तो डर्टी उसका अपोजिट दिया हुआ है, हमें सिनोनिम्स बताना है, ये एंटोनिम्स है। स्पॉटलेस, किसी चीज में स्पॉट्स नहीं है, दाग धब्बे नहीं है, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। इम्परफेक्ट, कोई चीज इम्परफेक्ट है तो एक तरीके से वो अनक्लियर ही कह रहा है, तो ये भी एंटोनिम्स हो गया। चौथा कह रहा है मेसी,
कोई चीज बहुत उलझा हुआ है तो वो भी एक तरीके से अनक्लियर है, हमें क्लियर बताना है। तो स्पॉटलेस ये क्लियर ज्यादा बताएगा क्योंकि इसमें दाग धब्बे नहीं है, ये बता रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। आज के लिए हम इतना रखते हैं क्योंकि मुझे लगता है स्लाइड में कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो 12 के बाद 13 ना आके 14th क्वेश्चन आ गया और 14 के बाद 15 क्वेश्चन इसमें प्रेजेंट नहीं है। फिर भी हमने 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं। इसमें हमने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक, टेंस का और फ्रेज का यूज भी देखा है, प्रीपोजिशन का भी हमने यूज देखा है। तो अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो आपको आता है तो एक दो बार उससे प्रैक्टिस करके छोड़ सकते हैं। लेकिन जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं उनकी मीनिंग आप लिख लेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि हो सकता है इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है इमेकुलेट ना दे के आपको ये 4 ऑप्शंस में से कोई एक दे दे और इसमें से कह दे कि सिनोनिम्स बताओ और ऑप्शन में इमेकुलेट लिख दे। तो इस तरीके से पूछा जाता है। आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, पहली चीज ये है, और सही तरीके से देखेंगे। जो आपको जरूरत लगे उसे कॉपी में नोट करेंगे, तभी आपको फायदा मिलने वाला है। अगर आप बचने की कोशिश करेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने हैं तो पूरी तरीके से इंग्लिश को ढंग से एक एक वर्ड मीनिंग्स को, स्पेलिंग्स को आपको समझना होगा।